क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो जय हिंद दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी 71 में 2025 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे तौर पर वो एनसीईआरटी की किताबों से आए हुए थे। तो ये एनसीईआरटी की किताबों से कितनी क्लास के आए हुए थे, तो आपको मालूम होगा कि ये 6 से लेके 12 तक का जितने भी एनसीईआरटी है सबसे आए हुए थे। वो सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है आपको एनसीईआरटी। अगर आप बिना पढ़े जा रहे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। छापा हुआ क्वेश्चन था, हूबहू उठा के एक्सरसाइज से डाला हुआ था। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि ज़रूर अपना एनसीईआरटी से पूछा गया था, ठीक है। और वो भी आपको जीव विज्ञान में। आपको ऐसा नहीं सोचिएगा कि बीपीएससी जो देता है उसके लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के आते हैं सारे एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि लकड़ी वाले बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? क्या होगा? 200 न्यूटन होगा, 100 होगा, 300 न्यूटन होगा, 400। तो इसका होगा 200 न्यूटन होगा। अभी कहाँ से पूछा हुआ है देखिए, हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग जब पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर आपको बल और गति नियम 9th क्लास का, ठीक है, 9th क्लास का जब पढ़िएगा तो वहीं मिलेगा आपको कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल, यानी हूबहू आपको पूछा हुआ है ना। 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है उससे डायरेक्ट पूछा हुआ था क्वेश्चन। ये देख लिए। अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है तो यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? कितना होगा बल इसका? 12,000 न्यूटन, 11 या 13,000 या 14,000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा सबको डी, 14,000 न्यूटन, ठीक है, 14,000 न्यूटन हो जाएगा। कहाँ से पूछा हुआ है यहाँ पे देखिए हूबहू। फिर आप एक्सरसाइज में जैसे जाइएगा तो यहाँ पे हूबहू दिया हुआ है कि एक विरामावस्था में पहाड़ी के, है ना, किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। एक ट्रक लुढ़क रहा है और कब से? तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना, यू। और एक द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल की गणना की, यानी फोर्स बराबर पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी, है ना, फोर्स बराबर पूछ रहा है 14,000 न्यूटन, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि किसी एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। कितना जूल में होगी? यानी जूल कह रहा है यहाँ पे, तो 9 गुना 10⁸ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी कहाँ से पूछा हुआ है? तो जब हम 9th क्लास का पढ़ेंगे एनसीईआरटी उसी में आपको दिया हुआ है कि किसी घर में, है ना, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट वे हुई है तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, ठीक है। तो जूल में आपको कितनी हो जाएगी इसका आंसर, है ना, 9 गुना 10⁸ जूल, ये होगा इसका आंसर, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किसकी चाल में, यानी ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? सीधा बात है, जल है, स्टील है, वायु है, हाइड्रोजन है। तो जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा ध्वनि चैप्टर 9th तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जितना ही अधिक ठोस पदार्थ या ठोस चीज़ होगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। तो ठोस इसमें क्या है आपको? स्टील है। अगर स्टील से भी ज़्यादा आपको होगा निकेल में, उससे भी ज़्यादा एल्युमिनियम में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे एल्युमिनियम में 6420, निकेल में 6040, स्टील में 5960। तो आंसर में आपको ऑप्शन में एल्युमिनियम नहीं था, निकेल नहीं था, स्टील था, तो स्टील हो जाएगा आंसर। सबसे कम पूछेगा तो हो जाएगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे कम हो जाएगा 213, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है तो क्या होगा इसका? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ए में है, बी में है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है या नहीं होगा, या गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन होगा, और डी में है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताइए कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे यहाँ पे, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ था देखिए, आपको ये भी एक्सरसाइज से पूछा हुआ था कि मुक्त रूप से गिरती हुई स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है तो क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम को उल्लंघन करती है? तो कारण बताइए अगर करती है तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी तो लिखा हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम,
यह ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है और ना तो किसी उत्पत्ति की, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। यानी ऊर्जा का ना उत्पन्न होता है, ऊर्जा इसका उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को, और ना ही विनाश। ठीक है। और इसका रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति में उस सभी प्रकार के वातावरण में मान्य है। तो जब हम लोग नीचे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते हुए इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में जितनी कमी होगी तो गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि होगी। और यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई है। ठीक है, यानी वायु की उपेक्षा की गई है और इस प्रकार गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता है। यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ना कि उसका उल्लंघन होता है, ना कि वो बदलता है। तो हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो देखिए हूबहू आपको एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अभी तो शुरुआत है, आप देखते रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक कि कैसे आपको मिलेगा क्वेश्चन। दूसरा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना किया गया कार्य होगा। तो कार्य आपको बोला है, यानी वर्ग बराबर F इंटू मल्टीप्लाई S होता है। तो इस पर सीधा हम बिठा देंगे, 140 गुना 15 कर देंगे तो आपको 22,000 जूल आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देखिए हूबहू यहाँ दिया हुआ है ना, हूबहू है ना, नहीं 9th क्लास में दिया हुआ है। कहाँ से? 9th से। चलिए अब लोग देखते हैं अब विस्थापन, यानी F W बराबर है ना, W बराबर FS। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये जो क्वेश्चन है आपको उदाहरण में देख सकते हैं, है ना, प्रश्न यहाँ पे ये प्रश्न ये पूछ सकते हैं आपको, ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसका हो जाएगा अनंत। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 1 तो होगा नहीं, तो हो जाएगा 2 अनंत D हो जाएगा। ये क्लास 10 से पूछा गया था एनसीईआरटी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो नहीं कौन करता है, तो फॉर्मूला जानेंगे तब ना बोलेंगे, यानी फॉर्मूला जानिएगा तब ना बता पाइएगा। तो कौन नहीं करता है, तो IR²। ठीक है, अब क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं यहाँ पे लोगों को कि एनसीईआरटी पढ़िए। ये लूसेंट पढ़ने से खाली और जीके का बुक पढ़ने से और सार संग्रह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको डिटेल पढ़ना होगा, यानी एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से आपको अभ्यास में से, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। सीधा सीधी IR²। हूबहू ऑप्शन और क्वेश्चन हूबहू वहीं से आपको हुआ आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, बहुत कम होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, या निरंतर परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C, यानी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कहाँ से है, चलिए यहाँ देख लीजिए कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको 8th क्लास में मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, अभी देखते जाइए ना, 8 से स्टार्ट होगा, आपको जाना होगा 12th तक। ठीक है, 12th तक का शेयर होगा आपको 8 क्लास से। यहाँ है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए कौन सी युक्ति है, कौन सी युक्ति अपनाई जाती है। तो जनित्र, ये तो होगा नहीं, ये तो मोटर से संबंधित है। ठीक है, मोटर यहाँ भी देखिए मोटर है, धारा नियंत्रक है, तो दूसरा कुछ है तो फ्यूज हो जाएगा। आघात का जहाँ बात है वहाँ फ्यूज का नाम आता है, ऐसा होता है लंबा टाइप का। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करता है और यह विशेष प्रकार का एक तार एक सीमा से अधिक विद्युत धारा को प्रभावित होने से पिघलकर इसका तार क्या होता है, टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा रुक जाता है और आग लगने से बच जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक था। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है असली क्वेश्चन सब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन है कि 0.1 NaHCl समाधान का pH मान लगभग है 11, 1, 10 या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अभी कहाँ से पूछा हुआ है, तो जब आप 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें आपको दिया हुआ है सीधा सीधी यहाँ पे, है ना, इस सांद्र HCl, यानी आपको यहाँ HCl का pH मान पूछना है, तो ये हो जाएगा आपको 1। ठीक है, देखते जाइए अभी कि कॉर्सिनिमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कि औषध रसायन में किलोकेट चिकित्सा के उत्पादन में अभिरुचि बढ़ गई है और इस प्रकार के कॉपर और आयरन की अधिकता को डी पेंसिलोमी एंड डेफ्री ऑक्सिम बी लिगेंडी के साथ उपसंयोजन यौगिक को बनाकर दूर किया जाता है और ईडी की लेड की विषमता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो प्लेटिनम के कुछ उपसंयोजन यौगिक ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकते हैं।
उदाहरणतः समकक्ष प्लेटिन और प्लेटिनम तथा इसके संबंधित यौगिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी का, ये बहुत ही आपको चर्चा में था क्वेश्चन। क्यों था? आप लोग समझ गए होंगे, समझदार है, कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, लेवोनिडेस्ट्रॉल। कहाँ से? तो जब लोग 12th क्लास पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है। एक मिनट जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि एथेनाइएस्ट्रोडॉल, लेवोनिडेस्ट्रॉल एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है जो प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि तेल को गैल्वेनाइट आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जाता है। अरे तो जब हम लोहा वाला चीज़ में तेल को रखेंगे तो क्या होगा? तेल की गुणवत्ता कम होगा। सही, तेल तो सड़ने लगेगा, उसमें जंग लगेगा, लोहा में भी जंग लगने लगेगा, और यह जहरीला यानी पॉइजनलेस हो, यानी खाने योग्य नहीं रह पाएगा तेल। तो उपयुक्त सही होगा, डी हो जाए आंसर। अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में तो मिल जाएगा, है ना, कि सतह वायुमंडल में संरक्षण की रोकथाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संरक्षण निरोध सबसे सरल विधि है और जिसमें ऐसी जेडन आयसन आदि आच्छादित करने जो क्रिया हो और वस्तु की रक्षा के लिए उत्पन्न है। और यहाँ पे जेडन उत्सर्ग इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करना जो स्वयं संचारित होकर वस्तुओं की रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन है कि पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपको कौन सा? सी, पॉली3 हेक्सीब्यूटेराइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखा हुआ डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि 13 है ना, 13 ब्यूटेराइट उत्पन्न यहाँ पे है और यहाँ पे है पीएचबीवी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक मिनट, चलिए हम लोग देखते हैं कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं हार्मोन? किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो हार्मोन होते हैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बी और तेलीय ग्रंथि, प्रजनन, ये सब तीनों तो नहीं होगा। तो कहाँ से पूछा गया है? तो यहाँ देखिए जब 10th क्लास का पढ़िएगा एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती हैं। नलिका विहीन, ठीक है, और नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है और इसके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, हार्मोन कहलाते हैं। कहाँ से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रुक्त रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब डिटेल नहीं पढ़ना है यहाँ पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला। इस संक्रमण के जवाब में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, कि इस संक्रमण के जवाब में सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन एंटीबायोटिक कौन सी श्रेणी में आता है? आईजीए में, आईजीजी में, आईजीएम में। तो इसका आंसर होगा आईजीएम। ठीक है, तो आईजीएम हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। देखिए हाईलाइट जो है पढ़ेंगे हम लोग। इस शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं जिनमें आईजीए, आईजीएम, आईई है। और शरीर में जब रोगजनक से पहली बार सामना होता है सबसे पहले आईजीएम एंटीबायोटिक बनती है, एंटीबॉडी बनती है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि है ना, कि जैविक झिल्ली यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी है? तो जैविक झिल्ली रहे या कोशिका झिल्ली, दोनों एक ही होगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ साफ कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, प्लाज्मा हो चाहे जैविक हो, दोनों एक ही है। ठीक है, कि और ये कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है आपको। जो आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडेन है? तो नॉनसेंस में यूएए होगा। तो ये आपको 12th बायो से पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉरी बायो नहीं, केमिस्ट्री से है। ठीक है, केमिस्ट्री का बुक से है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे यूए, और आप लोग कहिएगा कि सर यूएजी तो स्टॉप है। भाई यूएजी स्टॉप आंसर में, ऑप्शन में तो है ही नहीं। क्या है? जो है वो ना हम लोग लेंगे ऑप्शन में। तो यूए है, तो यूए हो जाएगा आपको। और यहाँ पे कहिएगा कि यूजीए है यहाँ पे बगल में, तो यूजीए तो हो नहीं ऑप्शन में, देख लीजिए कहीं होगा तो बोलिएगा आप लोग कमेंट में। तो यूए हो जाएगा आंसर। अब है कि पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कि पानी में घुले हुए खनिजों का परिवहन, जाइलम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों का अप्रमुखी गति में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन? तो जाइलम। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, आम में जो हम खाते हैं वो क्या है? बाह्य फल विद्धि, मध्य फल विद्धि, अंत फल विद्धि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मध्य, यानी आम का जो खाते हैं क्या है? तो बीच वाला गुठली होता है, बीच वाला हम लोग खाते हैं, तो मध्य फल विद्धि हो जाएगा। तो कहाँ से है? तो हिस्ट्री यहाँ पे बायोलॉजी का 12th से पूछा हुआ है, आप देखिए, है ना, कि आम में फल भित्ति, बाह्य भित्ति, आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति और
गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल वित्ती, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ था। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि माइकोराइज संबंध में पौधा का क्या लाभ है? तो सुरक्षा है या भोजन करता है या ए और बी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो डी हो जाएगा, यानी खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण एवं रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ जब देखिएगा कि लिखा हुआ है कि माइकोराइजा स्थापित करते हैं और ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइज बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेजते हैं और ऐसे संबंधों में युक्त पादप कई अन्य लाभ में जैसे मूलावर्त रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता एवं सूखे के प्रति सहनशीलता एवं कुल वृद्धि विकास में प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें डायरेक्ट आप लोग जब पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और देखिए वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है क्वेश्चन। तो लगभग यानी 22 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा वीडियो, और अपने कमेंट में राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी से टोटल था, उसके साथ साथ आपको बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि लूसेंट और जीके से डायरेक्ट आया हुआ था। बहुत सारा क्वेश्चन नहीं, मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बुक पढ़ने से आप लोग को सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह का वीडियो देखना होगा आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।